को अनम्यूट कर लीजिएगा। कल भी बात हो रही थी ममता बनर्जी की राजनीति, अब तो साफ हो गया कि वो विपक्षी एकता के खिलाफ एक तरीके से काम कर रही है। आप किस तरीके से देख रहे हैं इसको? जी देखिए, मैं तो पहले थोड़ा सा मैंने बाद में अध्ययन किया पूर्वोत्तर के राज्यों का जो चुनाव हुआ है, उसके बारे में 2-3 लाइन में चाहता हूं कहना। ये जो मीडिया बता रहा है कि ये जीत हो गई या बीजेपी, ये झूठ है। और उसको उसने मतलब जो मिस इन्फॉर्मेशन का कैंपेन चल रहा है वही उसी का हिस्सा है। पहले एक तो जान लीजिए क्या कि 180 सीटों में 62 सीटें मिली है, तीनों स्टेट मिला करके, जिसमें त्रिपुरा में 34-33 सीटें हैं। और आधी से अधिक सीट समझिए त्रिपुरा में है। बाकी दो राज्यों को मिला करके भी उसको 62 सीटें मिली है 180 में। दूसरा, परसेंटेज ऑफ वोट जो है सो 20% तीनों मिला करके जो वोट वहां मिले हैं तीनों राज्य मिला करके, वो 20% एवरेज उसका आता है। और तीसरी बात ये बताऊंगा कि उसके वोट परसेंटेज कम हुए त्रिपुरा में। और बाकी जगह दोनों, एक जगह तो वो कोनराड संगमा के खिलाफ लड़ रही थी, रीजनल पार्टी ने उसको बुरी तरह हराया। और दूसरा जो है नागालैंड में वो एक पार्टी में जूनियर पार्टनर है। तो वो जो है उनके वोटिंग परसेंटेज आप देख लीजिए तो कहीं से कुछ है नहीं। रीजनल पार्टी जो वहाँ ताकतवर है। दूसरा ये है कि बीजेपी के प्रेजेंस के साथ साथ वहाँ दूसरी पार्टियां भी हैं, जेडीयू, ये बाकी पार्टियां, उनके भी प्रेजेंस है। तो सीपीएम को भी 24% मिला है। तो ऐसा जिस तरह से दिया जा रहा था मोदी जी और बीजेपी पूरा पूर्वोत्तर छा गई और उनके कमाल हो गया, ये एकदम झूठ है। उन्होंने एनालाइज नहीं किया। रीजनल पार्टीज अभी भी वहां ताकतवर है। और हम लोगों को ये नजरिया छोड़ देना चाहिए कि रीजनल पार्टी का ही मतलब विपक्ष का मतलब सीपीएम, कांग्रेस यही है। जो भी पार्टी लड़ रही है सत्ता के, जो एस्टेब्लिश पार्टीज है या सेंटर में है, उनके खिलाफ उसको विपक्षी पार्टी मानना चाहिए। तो उस हिसाब से पूर्वोत्तर में रीजनल पार्टीज अभी भी मौजूद है। जो वो टिपरा मोथा ने तो बहुत बड़ी चुनौती रखी है। दूसरा उसका इम्प्लीकेशन ये भी है कि त्रिपुरा में बहुत साल के बाद फिर से बहुत ताकतवर हो गई है जो सेपरेटिस्ट फोर्सेस है, मतलब जो अलग त्रिपुरा लैंड की बात करती हैं। तो एक नया अध्याय भी शुरू हो सकता है। अब अभी ये क्लियर नहीं हुआ कि टिपरा मोथा, पहले तो वो थी ही जो मतलब त्रिपुरा लैंड के डिमांड करने वाली। अब बाद में बीजेपी उससे भी समझौता करना चाहती है, उस त्रिपुरा मोथा वाले से उसमें बातचीत हुई है कि अगर वो त्रिपुरा लैंड के डिमांड छोड़ दें तो करेंगे। तो इससे वो जो है एक त्रिपुरा में एक नई जो सोशल इनस्टेबिलिटी है उसकी शुरुआत हो सकती है। पूरा पॉलिटिक्स जिस तरह से सिर्फ चुनाव जीतने और सत्ता पर काबिज रखने के लिए बीजेपी करती है, उसका नतीजा बाद में हम लोगों को बाद किसी समय भोगना पड़ सकता है। ये बात मैं अलग से कहना चाहता था। दूसरा सवाल ये है कि इसमें एक बात हो गया कि वो जो चुनाव जीतने के बाद जिस तरह से जो आपने किया सवाल, उसमें जो तृणमूल कांग्रेस ने मतलब ममता बनर्जी दिल्ली जाने लगी, बॉम्बे जाने लगी और पूरा हुआ कि वही विपक्ष है और कोई विपक्ष है नहीं। और इसको एक्सटेंड करते हुए पूर्वोत्तर में जो कांग्रेस का मतलब मरसिया लिखने का इंतजाम जो है वो कर रही थी, तो वो फेल हो गया। ये उनको 1% के आसपास से नीचे ही मिला है त्रिपुरा में। वहां मेघालय में उन्होंने 13% वोट जो है सो पाए हैं। 13% कांग्रेस दोनों का है। कांग्रेस के सारे लोगों को ले जाने के बाद कांग्रेस ने नया, मेघालय नहीं, हम मेघालय में ही ना, हाँ, कांग्रेस के सारे लोगों को जाने के बाद भी पांच पांच सीटें उसने जीत ली कांग्रेस ने। ये एक इम्पोर्टेंट मामला है कि वो नए ढंग से कांग्रेस ने स्टार्ट किया अपना सारा संगठन भी ले गए थे, वो चले गए थे, सबसे बड़े नेता चले गए थे। तो वो वहाँ मतलब फिर वहाँ भी उनका बहुत बड़ा ऐसा कोई परफॉर्मेंस नहीं है। तो एक लीडर बेस्ड परफॉर्मेंस है। तृणमूल कांग्रेस कांग्रेस को जिस तरह से रिप्लेस करने का दावा कर रही थी वो उनका खत्म हो गया। तो अब उनका स्टेक वैसे भी जो नेशनल लेवल पे जो उनका स्टेक पश्चिम बंगाल इलेक्शन में लड़ने, चुनाव जीतने के बाद हुआ था, वो स्टेक बहुत कमजोर हो चुका है। और उन्होंने वो स्टेक खुद ही कमजोर कर लिया। अगर वो लगी रहती है और ये सब ना करती तो उनका वो जो बंद मुट्ठी का ये होता है जादू, वो बना रहता। लेकिन उन्होंने खुद अपनी मुट्ठी खोल दी। तो अब बंगाल से बाहर कुछ नहीं है। बंगाल में ये बहुत सिग्निफिकेंट है सागर दिघी का इलेक्शन। उससे पता चला कि बंगाल में लोग दूसरा मतलब तीसरे विकल्प की भी
बीजेपी और ये बता रही थी कि अब बाकी सब साफ हो गया है, अब सिर्फ बीजेपी और तृणमूल कांग्रेस है, वो जो है नैरेटिव वो खत्म हो गई। अब है क्या, एक ही इलेक्शन है अभी, उसका बहुत बड़ा नतीजा नहीं निकालने का, लेकिन उससे लग रहा है कि लोग जो है तीसरे विकल्प को भी देख रहे हैं, और बीजेपी इस विकल्प में थर्ड नंबर पे है। बल्कि बीच में भी जो इलेक्शन हुए, प्रभाकर जी मुझको करेक्ट करेंगे, कि बीच में भी जो इलेक्शन हुए उसमें बीजेपी थर्ड पे ही थी, सीपीएम और कांग्रेस अलायंस सेकेंड नंबर पे था। इसका मतलब कि लोग तृणमूल के बाहर बीजेपी को नहीं, सीपीएम और लेफ्ट अलायंस को की ओर देख रहे हैं। तो इसमें कोई बुराई नहीं है। मेरा लास्ट जो मतलब जो मेरा इसमें जो जी मेरी समझ है अपोजिशन पॉलिटिक्स की, उसमें मेरा मानना यह है कि अगर ये स्पेस जहां पर कि कांग्रेस और सीपीएम और तृणमूल कांग्रेस आपस में लड़े, दोनों जीत जाए, बीजेपी नहीं जीते, तो इसमें बुराई क्या है? इसमें नाराज होने के नहीं। अगर वो बीजेपी को लाना चाहती हैं जबरदस्ती, ये क्या कहते हैं ममता बनर्जी, तो एक बैड पॉलिटिक्स है, और एंटी मतलब वो सेकुलर पॉलिटिक्स डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स के खिलाफ होगा। ये उनको आइडियोलॉजिकल समझ लोगों को देना चाहिए। कोई बुराई नहीं है, जिस तरह केरल में लड़ रही है कांग्रेस सीपीएम एक दूसरे के सामने, उसी तरह तृणमूल कांग्रेस और लेफ्ट अलायंस लड़े आपस में, बीजेपी थर्ड जी पे रहे, इसमें दिक्कत क्या है? बिल्कुल। सतीश जी, मैं आपके पास आऊंगा। लेफ्ट का जो वोटर था, वो पहले नाराज जब हुआ तो भाजपा के पास चला गया, ममता से नाराज हुआ। वो फिर क्या लौट रहा है? कांग्रेस और लेफ्ट का जो अलायंस है, ये ममता के लिए खतरे की घंटी है क्या? देखिए, ये सबसे पहले तो मैं कहूंगा कि जो त्रिपुरा में कांग्रेस लेफ्ट के कॉम्बिनेशन को जितना परसेंटेज ऑफ वोट मिला है, और ये पहला समझौता था वहां त्रिपुरा में, और उसी के साथ ये रिजल्ट बंगाल में एक बाई इलेक्शन का आया है। मेरा ऐसा मानना है कि ये एक टर्निंग पॉइंट है। टर्निंग पॉइंट, मेरे शब्दों पे ध्यान दीजिए, ये टर्निंग पॉइंट है। अब तक ममता बनर्जी बहुत सुख चैन में चल रही थी पिछले 5-6 महीने से, लेकिन मान लीजिए कि उनका कोई भारतीय जनता पार्टी से